सॉरी फॉर द इंटरप्शन, देयर वाज वॉइस इशू, सो मैंने उस पर ओवरकम कर लिया है। वेलकम यू ऑल एट डेली लर्न, माई सेल्फ आर्यन राज, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग फ्रिक्शन के बारे में सीखने वाले हैं। फ्रिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और आज कुछ फ्रिक्शन के बारे में हम लोग सीखें उससे पहले फ्रिक्शन से रिलेटेड मैं एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाना चाहता हूं। तो चलें। ओके बच्चों, आप देखेंगे एक ब्लॉक को मैं इधर रख देता हूं। ये ब्लॉक है। अब ये ब्लॉक है और मैं इस सरफेस को अभी स्मूथ कर रहा हूं। ये पूरी तरह से स्मूथ है। इस पर मैं एक फोर्स लगा रहा हूं। देखो, मैंने फोर्स लगा दिया। अब फोर्स को हटा दिया। जो मैंने इसको वेलोसिटी दे दिया, वो वेलोसिटी से वो जा रहा है। अब ये कंटिन्यू मोशन को करेगा, क्योंकि अब इसके वेलोसिटी को रोकने वाला, इसको डिस्टर्ब करने वाला कोई भी फोर्स नहीं है। मैं सब चीज दिखा दे रहा हूं। अभी देखो, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। नाउ अब मैं यहां फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा हूं, जरा देखेंगे। अब ये रुक गया है, ये पूरी तरह से रुक गया है। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करता हूं कि इस पर देखेंगे, ये अब रफ सरफेस है। ये रफ सरफेस है। फ्रिक्शन के बारे में हम सपोजेट कुछ नहीं जानते हैं। ये सरफेस रफ है। आई थिंक रफनेस के बारे में तो हम लोगों ने सुना ही होगा। अक्सर बोलते हैं कि अरे कितना रोड खराब है, टायर खराब हो जाएगा। तो ये रफ सरफेस है। अब मैं पुनः एक फोर्स लगाता हूं। देखो, फोर्स लगाया लेकिन चला नहीं। जरा देखो, फोर्स लगाया लेकिन ये चला नहीं। और फोर्स लगा रहा हूं। देखो, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया। देख, आप एक ही ध्यान से देख रहे होंगे, ध्यान से देख रहे होंगे कि ये जो आदमी है राइट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड कर रहा है 79 न्यूटन का, और लेफ्ट डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है 79। वो फ्रिक्शन फोर्स है। मैं इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं। देखो, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आया। फ्रिक्शन फोर्स तभी आया जब यहां मोशन की टेंडेंसी है। देखो, और मैं बढ़ा रहा हूं, और जैसे जैसे मैं फोर्स को लगाए जा रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स, वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। देख, अभी देखो सम ऑफ फोर्स 0 है, मतलब अभी भी इस पर नेट फोर्स नहीं लगा है, मतलब इसका स्टेट चेंज नहीं होगा। अब जरा देखो, अब देखो, इस पर 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स राइट। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो गया है अप्लाइड फोर्स, और ये एक्सेलेरेट हो चुका है। और एक्सेलेरेट, अब मैं फोर्स हटा दे रहा हूं, ये पुनः रुक जाएगा। अच्छा, मैं फोर्स अभी राइट की तरफ लगा रहा था, अब मैं लेफ्ट की डायरेक्शन में लगा रहा हूं। देखो, लगा रहा हूं, मैं लगा रहा हूं। देखो, चलना शुरू कर दिया। अगर कम लगाऊंगा, ये देखो, अभी नहीं चल रहा है, नेट फोर्स 0। सो जब रफ सरफेस पर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम लोग, तो जब सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं तो एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स हमेशा अलोंग द सरफेसेस इन कांटेक्ट लग रहा है। जो इसके बीच जो रिलेटिव मोशन होने जा रहा है, या जो रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है, ये उसका अपोज कर रहा है। और जैसे जैसे हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ा रहे हैं, ये देखो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। एक ऐसा समय आएगा कि इसका वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। देखो, अब कितना भी फोर्स बढ़ाओ, ये फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स चेंज नहीं हो रहा है। तो इसी बात पर आज हम लोगों को डिस्कस करना है बच्चों, राइट। तो चलिए हम लोग आगे लेके चलते हैं इस क्लास को। अब हम डिफाइन करना चाहेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स क्या है। जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा, उसके बिहाफ पर हम क्या कहेंगे। कहेंगे कि इट इज ए टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तभी डेवलप होगा जब दो डिफरेंट बॉडी के सरफेसेस कांटेक्ट में आएंगे। तो जैसे ये दोनों बॉडी है, सरफेसेस कांटेक्ट में आए हैं, तभी डेवलप होगा, अदरवाइज नहीं डेवलप होगा। नाउ, it is a type of contact force which always act along the rough surface in contact। अगर स्मूथ सरफेस होगा और तो भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में आएंगे, तो भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा। मतलब उस सरफेस को कैसा होना चाहिए, रफ सरफेस। दिस फोर्स कैन एग्जिस्ट ओनली व्हेन। ये फोर्स कब एग्जिस्ट करेगा, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। जैसे देखो, ये फोर्स है, अगर ये फोर्स नहीं लगता, सपोज दैट यहां पर एक बॉडी है,
और ये बॉडी को एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा गया है जिसका मास m है। मैं पूछूं कि बताओ अब फ्रिक्शन फोर्स यहां लगेगा, तो मैं बोलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर न तो मोशन की टेंडेंसी है, नहीं मोशन हो रहा है, नहीं अप्लाइड फोर्स है। तो फोर्स तभी, ये फ्रिक्शनल फोर्स तभी अपीयर होगा जब ये तीन चीजों से होकर गुजरेंगे। क्या? देयर इज अप्लाइड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी और द सिस्टम। अगर किसी सिस्टम पर कोई अप्लाइड फोर्स है, या हमने फोर्स अप्लाइड किया है, या फिर रिलेटिव मोशन, ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, या फिर देयर इज टेंडेंसी ऑफ मोशन। मान लो कि हमने इंक्लाइन सरफेस पर किसी ब्लॉक को रख दिया है, अगर ये रफ सरफेस है, अभी मोशन नहीं भी हो रहा है, तो भी इसका मोशन का टेंडेंसी नीचे की तरफ होगा और यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स लगने लगेगा। तो इन तीन वजहों से फ्रिक्शनल फोर्स का जन्म होता है। अब इसके हम थोड़े ग्राफ को देखते हैं बच्चों, इसके ग्राफ को देखते हैं। जरा देखो, इधर वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, इस पर हम अप्लाइड फोर्स रख रहे हैं, इस पर हम अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, अप्लाइड फोर्स। और इस लाइन पर हम फ्रिक्शन फोर्स को ले रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स को ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, जरा देखेंगे ध्यान से, अगर ये मैंने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया होता तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता? जीरो। जैसे मैंने लगाना शुरू किया इस पर एक्सटर्नल फोर्स, वैसे वैसे जैसे जैसे मैंने फोर्स लगाना शुरू किया, मतलब इसको बढ़ाना शुरू किया इसके मैग्नीट्यूड को, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ने लगा और ये लीनियरली बढ़ते 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 एक ऐसे समय आया कि ये मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम कहने का मतलब है कि ये बॉडी मूव करने के कगार पर है, इट इज ऑन द वर्ज टू मूव। तो अब इस समय ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो लगा है, ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगा है। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे मोशन हो जाएगा, और अचानक से फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा और एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जरा जोन देखेंगे, यहां से यहां तक ये जो जोन है हमारा, ये वाला जोन, ये स्टैटिक जोन है, ये स्टैटिक जोन है, ये स्टैटिक जोन है। और ये हमारा जो जोन है वो काइनेटिक जोन है, काइनेटिक जोन। और बच्चों, ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो लगा है उसका नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। और ये जो कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ये कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, इसका नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। और एक वेरिएबल नेचर का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जरा देखेंगे, जैसे जैसे अपन अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं वैसे वैसे ये फ्रिक्शन फोर्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये जो फोर्सेस आपको यहां से यहां तक इस रीजन में देखने को मिला है, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो ऐसे देखकर हमको अब लग गया है कि फ्रिक्शनल फोर्स कितने प्रकार के होने वाले हैं, राइट? तो पहली बात तो एक बार फिर से मैं रिकॉल करा दूं कि फ्रिक्शनल फोर्स इज अ टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स which always act along the surfaces in contact। देख रहे हैं? और कब ये डेवलप होगा? तो तीन केसेस में। कब? देयर इज अप्लाइड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी और द सिस्टम, there is a relative motion between the surfaces in contact, और थर्ड there is tendency of motion। और जरा सुनेंगे, ये जब भी लगेगा, जैसे ये कांटेक्ट पॉइंट में मोशन की टेंडेंसी होगी या मूव करेगा, इस कांटेक्ट पॉइंट के मोशन को वो क्या करेगा? रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। ये फ्रिक्शनल फोर्स किसी बॉडी के मोशन का अपोज नहीं करता है, ये रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, राइट? तो चलो, डिफरेंट वैरायटीज के जो फ्रिक्शनल फोर्स हैं हम एक एक का डिस्कशन करते हैं, उसके डायरेक्शन को कैसे निकालते हैं, क्या क्या बातें होती हैं वो हम देखते हैं। तो चलिए, मैं अभी आप चेक कर लेता हूं कि हमारी लाइव क्लासेस सही जा रही है कि नहीं।
अच्छा, एफबी पर नहीं जा रहा है। 1 मिनट में चेक कर लेता हूं। ओके बच्चों, देखेंगे 3 तरह का हमें फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ना है। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जिसको हम एफएस से डिनोट करेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स जिसको एफएल से डिनोट करेंगे, एंड काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जिसको हम के से डिनोट करेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बात करते हैं। देखो, ये फ्रिक्शनल फोर्स तब लगेगा जब कांटेक्ट सरफेसेस के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन ना हो। ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स तब लगेंगे जब कांटेक्ट सरफेसेस के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन ना हो। क्लियर है? नाउ कहते हैं कि इट विल अपोज द टेंडेंसी ऑफ मोशन। इट विल अपोज द टेंडेंसी ऑफ मोशन। जैसे बच्चों जरा देखेंगे ध्यान से, एक ब्लॉक है इस तरीके से, और इस पर एक ब्लॉक को रखा हुआ है, राइट। इस पर एक ब्लॉक को रखा हुआ है जिसका मास है, और एक ऐसा सरफेस है, रफ सरफेस है, ये रफ सरफेस है। तो टेंडेंसी ऑफ मोशन इसका किधर होगा बच्चों? नीचे की तरफ होगा। टेंडेंसी ऑफ मोशन नीचे की तरफ होगा। तो ये कांटेक्ट पॉइंट नीचे की तरफ आना चाहेगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ ऐसे लगेगा, इस तरीके से लगेगा, राइट। या सपोज दैट इधर एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, इस तरीके से, और ये रफ सरफेस है। अपन इधर से फोर्स अप्लाइड करते हैं, अभी मोशन हुआ नहीं है। जैसे हमने फोर्स लगाया तो मोशन की टेंडेंसी आ गई। तो जैसे मोशन की टेंडेंसी इधर की तरफ हुई, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके टेंडेंसी ऑफ मोशन को क्या करेगा? मतलब ये जो कांटेक्ट पॉइंट है, जिधर जाना चाहेगा ये जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में पकड़ के रखेगा। मतलब इस सरफेसेस के भी जो रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी आ रहा है, ये उसी का अपोज कर देगा, और ये फ्रिक्शनल फोर्स कुछ इस तरीके से लगेगा, और इसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे। इस चीज का मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूं, ज्यादा क्लियर होगा बच्चों। देखेंगे, देखेंगे ये ब्लॉक है, अभी इसको मैंने इधर रख दिया है, इसका मोशन का टेंडेंसी है कहीं? नहीं। ये रफ सरफेस है, स्मूथ करें तो भी नहीं आया, रफ कर देंगे तो भी नहीं आया, मतलब मोशन की टेंडेंसी नहीं है। तो मोशन की टेंडेंसी नहीं है तो इधर कोई फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं लग रहा है। अब मैं इसको टुवर्ड्स राइट फोर्स लगा रहा हूं। देखो देखो, अभी मैंने क्या किया कि थोड़ा सा इस पर फोर्स लगाया इस तरीके से बच्चों। अब देखो मोशन की टेंडेंसी किधर है, आप जरा ध्यान से देखो, मोशन की टेंडेंसी है टुवर्ड्स राइट, तो फ्रिक्शनल फोर्स लगने लगा है टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर मोशन की टेंडेंसी नहीं थी तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगा, देख लो। और जैसे जैसे मोशन की टेंडेंसी बढ़ रही है, वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ रहा है। तो यहां से एक बात हम कहेंगे कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, इसका वैल्यू हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। दूसरी बात, ये सेल्फ एडजस्टिंग है। जरा देखो, जब इधर लग रहा था तो किधर लग रहा था? टुवर्ड्स लेफ्ट। अपन फोर्स कैसे लगा रहे हैं? टुवर्ड्स राइट। तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लग रहा है? टुवर्ड्स लेफ्ट। अपन क्या करते हैं, अब फोर्स लगाते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट, तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लग रहा है? टुवर्ड्स राइट। इसका मतलब, और देखो ये सेल्फ एडजस्टिंग है, तो इसका देखो डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और मैग्नीट्यूड भी स्वतः चेंज हो रहा है, बट लिमिटिंग है। बट क्या है? लिमिटिंग। अब देखो, अब नहीं चेंज हो रहा है, मतलब एक औकात है इसकी, एक लिमिट है इसकी, उसके बाद देखो ये कांस्टेंट हो गया, राइट। तो एक बात हम और यहां बताना चाहेंगे बच्चों, कहेंगे इट इज, यहां बताना चाहेंगे इट इज सेल्फ एडजस्टिंग बट लिमिटिंग। मतलब अगर यहां पर ऑब्जेक्ट एक रखा हुआ है,
बच्चों यहां पर एक ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है इस तरीके से, ये रफ सरफेस है, जैसे जैसे मान लेते हैं कि एक बार हमने एफ फोर्स लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगा, इधर की तरफ, फिर मैंने एक फोर्स और लगाया इस पर तो फ्रिक्शनल फोर्स और बढ़ा। जैसे जैसे हम फोर्स को बढ़ाते जा रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स बढ़, लेकिन हमेशा नहीं होगा, एक समय के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो कहते हैं इट इज सेल्फ एडजस्टिंग बट लिमिटिंग, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग बट लिमिटिंग, राइट। नाउ static friction force may provide motion to a body but cannot reverse the direction of motion। जरा चीजों को ध्यान से देखेंगे, हमारे पास क्या है कि एक ट्रक है, व्हीकल है, जरा देखेंगे इस तरीके से, ऐसे इसको हॉरिजॉन्टल रोड पर रखा गया, ये ड्राइवर बैठ के चला रहा है। अब इस ट्रक में एक सीमेंट का बैग रख दिया जाता है, ऐसे जैसे मान लेते हैं आप ही हैं, आपके घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, एक मित्र ट्रक लेकर जा रहा है तो सीमेंट घट चुका है, तो बोले भैया सीमेंट मेरे घर पे छोड़ देना, तो इस पर आपने रख दिया और आप भी ड्राइवर के साथ बगल में बैठ गए और आपकी गाड़ी चल के ट्रक आ गई आपके गंतव्य स्थान पर और आपने आया और आहिस्ता से गया और सीमेंट को वहां से कलेक्ट कर लिया, ये वही वाली ट्रक है। तो मेरा कहना है कि जब ये ट्रक पर इस सीमेंट के बैग को रख दिया जाता है बच्चों, तो आखिर इसे कौन लेकर यहां तक आया, कौन लेकर आया? ये ट्रक लेकर आया, ड्राइवर लेकर आया, इंजन लेकर आया, टायर लेकर आया, कौन लेकर आया? तो हम बोलेंगे सर इसमें से कोई लेकर नहीं आया। कौन लेकर आया? तो फ्रिक्शनल फोर्स लेकर आया। कैसे लेकर आया? देखो इस सीमेंट को बैग को पहले ट्रक पर रखा गया इस तरीके से, पहले ट्रक रुका हुआ था तो ये इनर्शिया की वजह से ये भी रुका हुआ था। अब जैसे ही ट्रक चलना शुरू किया आगे की तरफ, तो इसका जो कांटेक्ट पॉइंट है वो पीछे जाना चाह रहा था, तो इनर्शिया की वजह से फ्रिक्शन ने कहा ना तुमको साथ में लेके चलेंगे, और इसमें साथ में लेके फ्रिक्शन फोर्स इसको कहां चला गया, इसके साथ। तो अगर ये स्मूथ सरफेस होता कंप्लीटली तो ये बैग जैसे ही ट्रक स्टार्ट होता ये इनर्शिया की वजह से वहीं गिर जाता। न्यूटन फर्स्ट लॉ के हेल्प से बता सकते हैं इसको। इसलिए ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, राइट बच्चों। तो हम कह सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स में प्रोवाइड मोशन टू अ बॉडी बट नॉट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इस पर, इसका मतलब ये नहीं कि अगर बहुत ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स हो गया तो इसका मोशन पीछे करा देगा रिवर्स करके, नहीं, ये मोशन के डायरेक्शन को भी रिवर्स नहीं कर, क्योंकि ये सेल्फ एडजस्टिंग है और ये लिमिटिंग है। तो बच्चों हमने स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में जो पढ़ा, तो एक बात अब दावे के साथ कह सकते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज अ वेरिएबल फ्रिक्शनल फोर्स। ये क्या है? वेरिएबल है और इसका वैल्यू 0 से लेकर इस रेंज तक आएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से जस्ट पहले तक आएगा। और किसके बराबर होगा? तो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। अगर अप्लाइड फोर्स 0 तो फ्रिक्शनल फोर्स 0। सो ये पूछेगा कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स वेरिएबल होता है या कांस्टेंट, तो हम बोलेंगे वेरिएबल होता है। एज वी वेरी द वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो उस तरह से इसका भी वैल्यू वेरी करता है, राइट। और देखेंगे ये दोनों में एक डायरेक्ट रिलेशन मिला, ये ग्राफ मिला है इस तरीके से। इधर हमने रखा अप्लाई, इसको जोन को इस जोन को हम कहते हैं जो फोर्स अप्लाई करते हैं, इसको बोलते हैं स्टैटिक जोन, इसको बोलते हैं स्टैटिक जोन ये वाला, और इसको बोलेंगे हम लोग काइनेटिक जोन, राइट। क्लियर है बच्चों? तो हम चूंकि ये तो ग्राफ है ना, ये जोन फोर्स का जो जोन है इस पर जो दिखाएंगे यहाँ पर, उसको बोलेंगे स्टैटिक जोन और इसको बोलेंगे काइनेटिक जोन। तो चलिए अब हम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में सीख चुके हैं। नाउ अब हम बात करेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स जरा देखें, यही डायग्राम मैं यूज करूंगा, ये जो डायग्राम मैं इधर लिया हूं यही डायग्राम है, राइट। तो जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स जो दोनों कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच में लग रहा है बढ़ते जा रहा है। बढ़ते 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 एक ऐसा समय आया कि ये अब ऑब्जेक्ट मोशन के कगार पर है, अब मोशन होने ही वाला है।
तब जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, और ये जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगा दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो थोड़ा इसको डिफाइन कर लेते हैं बच्चों। Limiting frictional force. This frictional force acts when body is about to move. This frictional force acts when body is about to move. This is the maximum frictional force that can exist at the contact surface. जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लग सकता है दुनिया में दो सरफेसेस के बीच, उसका ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा लग ही नहीं सकता है, और इसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर देता है। वी कैलकुलेट इट्स वैल्यू यूजिंग लॉ ऑफ फ्रिक्शन। तो लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या है बच्चों, इसको जरा ध्यान से देखते हैं। ये लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या है जरा देखेंगे। मैं क्या करता हूं कि ये एक रफ सरफेस लिया इधर मैंने, और इस पर एक ब्लॉक को रखा ऐसे, जिसका मास है m। ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है बच्चों। मैं क्या कर रहा हूं, इधर एक F फोर्स अप्लाइड कर, ये वेरिएबल फोर्स है। तो जैसे ही मैं फोर्स इधर अप्लाई करूंगा बच्चों, तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स डेवलप होगा जिसको स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे। इधर क्यों हुआ, क्योंकि जब मैंने फोर्स लगाया तो देखो मैंने कहा था इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कि यहाँ ऑब्जेक्ट के शेप साइज को ही कंसीडर नहीं करेंगे, उसको पॉइंट मानेंगे। अगर इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते तो ये किधर जाने वाला है, टुवर्ड्स राइट। मतलब इस दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होने वाला है, ये टुवर्ड्स राइट जाने वाला है, तो इसका अपोज करेगा रिलेटिव मोशन का। तो इसको पकड़ के, इस पॉइंट को पकड़ के किधर लाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, तो लेफ्ट लाएगा और ये बढ़ते जाएगा, तब तक बढ़ते जाएगा जब तक ये मोशन के कगार पर न हो। अब मैं कहता हूं कि ऑन द वर्ज टू मूव है, ये ऑन द वर्ज टू मूव, ये मूव करने के कगार पर है। तो मूव करने के कगार पर है, इसका मैं एक एफबीडी इधर दिखाता हूं आपको। देखो बच्चों कौन कौन सा इस पर फ्रिक्शनल, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पर। तो एक लग रहा है अप्लाइड फोर्स इधर की तरफ, और एक इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो अगर मोशन के कगार पर है तो इसको बोलेंगे हम लोग एफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स को हम डिनोट करते हैं एफ एल से, राइट बच्चों। और ये दोनों सरफेसेस जो कांटेक्ट में है, तो इधर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, और इसके मास के वजह से एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड वेट, दैट इज कॉल्ड वेट। ठीक है बच्चों, तो वेट नीचे की तरफ लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, राइट। अब जरा देखेंगे ध्यान से, ये वेट नीचे की तरफ लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है। ये कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो लॉ क्या कहता है, तो पहला जो है लॉ ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, लॉ ऑफ नॉर्मल रिएक्शन तो कहता है कि ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल रिएक्शन के। कौन सा नॉर्मल रिएक्शन, तो जिस सरफेसेस के बीच, जिस कांटेक्ट सरफेसेस के बीच लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, उस कांटेक्ट सरफेसेस के बीच जो इन बिटवीन द सरफेसेस, इन बिटवीन बोले तो परपेंडिकुलरली जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स acting in between the surfaces in contact, sorry, limiting frictional force acting along the surfaces in contact is directly proportional to the normal reaction of, directly proportional to the normal reaction acting in between the surfaces in contact। इस लाइन को आप लोग लिखें, इस लाइन को आप लोग लिखें, limiting frictional force along the surfaces in contact is directly proportional to the normal reaction acting
इन बिटवीन द सरफेसेस इन कांटेक्ट, ये नॉर्मल रिएक्शन है, इन बिटवीन द सरफेसेस इन कांटेक्ट। इस प्रोपोर्शन को जब हम लोग हटाएंगे बच्चों तो हमको मिलेगा म्यू एस इंटू एन। ये म्यू एस को क्या कहते हैं बच्चों? तो म्यू एस को कहते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है जरा देखेंगे बच्चों ध्यान से। ये जो दो बॉडी हम रखे हैं ना, ऐसा बॉडी नहीं है। अगर इसको माइक्रोस्कोपिक इसका व्यू देखेंगे तो इसके सरफेसेस पर कुछ इस तरीके ऐसे 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 दिखेंगे, और इस ब्लॉक का इंटरनल सरफेसेस देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको इस तरीके से। मैं माइक्रोस्कोपिक व्यू करा रहा हूं, देख रहे हैं रफ है। तो ये सरफेस कितना रफ है, तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, it tells about degree of roughness, it tells about degree of roughness, degree of roughness, it tells about degree of roughness। ये डिग्री ऑफ रफनेस के बारे में बताता है, ये डिग्री ऑफ रफनेस के बारे में बताता है कि इसका रफनेस क्या है। और जैसे जैसे इस सरफेस को स्मूथ करेंगे इसका वैल्यू कम होते जाएगा। तो ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि इसको इतना स्मूथ लैब में किया गया, इतना स्मूथ किया गया कि इसका वैल्यू अप टू इन्फिनिटी हो गया। इसका मतलब कि ये जो है डेवलप होता है, ये इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को बताता है। ये जो है दो जो सरफेसेस कांटेक्ट में आया है, ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इसका बिहेवियर कैसा है ये उसको बताता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन कैसा होता है ये उसको बताता है। और इस जो म्यू का वैल्यू होता है, इस म्यू का जो वैल्यू होता है वो जीरो से लेकर इंफिनिटी के बीच होता है, जीरो से लेकर इंफिनिटी के बीच होता है। जनरली जो हम आपके सिलेबस में पढ़ाएंगे तो देखेंगे कि म्यू का वैल्यू जो है लेस देन 1 है जनरली। बट अगर कोई पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है तो जीरो से बड़ा और इंफिनिटी तक होता है, राइट। तो ये इसके बारे में हमको पता चला। सो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स का अगर कोई मेरे से मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे म्यूएस इंटू एन। ठीक है बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड निकालना हम लोग सीख गए। इसका देखो ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, इसके पास कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है, राइट। इस म्यूएस के पास कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है। एन क्या है, तो कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो है। अगर हम यहाँ का स्टैटिक लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स निकालना चाहते हैं, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ इस सरफेसेस के बीच, तो हम इस सरफेसेस के बीच लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन को ही लेंगे। ऐसा नहीं कि ऊपर में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है उसको ले लेंगे, फिर गलत हो जाएगा। मैं क्वेश्चन में करके आपको दिखाऊंगा बच्चों। यहां तक क्लियर है? ओके, नाउ लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ सरफेस एरिया इन कांटेक्ट। जरा मैं कहता हूं बच्चों, सपोज दैट पहले ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ, एक ऑब्जेक्ट है पहले इस तरीके से रखा हुआ, ऐसे ऐसे रखा हुआ, ऐसे ऐसे, इसका मास है m, और ये इस पर एक फोर्स लग रहा है इस तरीके से, एक्सटर्नल फोर्स। ये क्या है, ऑन द वर्ज टू मूव, अबाउट टू मूव है, ये अबाउट टू मूव, ये मूव करने के कगार पर है। तब जब मूव करने के कगार पर है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था यहाँ FL1 लग रहा था, राइट। इसका सरफेस एरिया देखो ज्यादा है। अब इसी ब्लॉक को, सेम ब्लॉक को सेम सरफेस पर मैं ऐसे रख देता हूं, ऐसे, जरा देखो बच्चों ऐसे। अब मैं पुनः फोर्सेस लगा रहा हूं,
इस तरीके का फोर्सेस लगा रहा हूं। अब जब मैं लगा रहा हूं तो इसका मोशन का टेंडेंसी इधर हो जाएगा जैसे कि इसका है, तो इस पर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा बच्चों, इधर की तरफ लगेगा, और ये हो जाएगा FL2। तो क्या देखा गया है कि यहाँ का सरफेस एरिया जो कांटेक्ट में है A1 है, और यहाँ का सरफेस एरिया जो कांटेक्ट में A2 है, तो यहाँ A1 ग्रेटर देन A2 है। लेकिन जो फ्रिक्शनल लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है 1 और लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स ये 2, ये दोनों बराबर होंगे। मतलब कहना ये चाहता हूं मैं कि इस जो कांटेक्ट सरफेस है, कांटेक्ट सरफेस का जो एरिया है उस पर ये डिपेंड नहीं करता। तो मैं लिख देता हूं डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड ऑन surface area of contact surface, depend on surface area of contact surface पर डिपेंड नहीं करता है। चाहे ऐसे रखो चाहे, अब फिर लॉजिक मेरे से पूछता है कि सर क्यों नहीं किया, तो इस केस में अगर नॉर्मल रिएक्शन बाबू निकालोगे तो भी mg होगा, और इस केस में नॉर्मल रिएक्शन निकालोगे तो भी mg होगा। तो जब नॉर्मल रिएक्शन ही चेंज नहीं हो रहा है तो जरा बताओ बच्चों कि फिर ये फ्रिक्शनल फोर्स कैसे चेंज होगा। क्योंकि हमने लॉज ऑफ फ्रिक्शन में क्या बताया है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग इन बिटवीन द सरफेसेस इन कांटेक्ट। तो ये तो चेंज ही नहीं हो रहा है, ये तब चेंज होगा जब मास चेंज होगा नाउ, और सरफेसेस तो सेम है। तो सरफेस चाहे थोड़ा लो चाहे ज्यादा लो, इस सरफेस को घटने और बढ़ने से लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स चेंज नहीं होने जा रहा है बच्चों। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं तो अपन ने क्या क्या सीखा। अपन ने सीखा स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, अपन ने सीखा अबाउट लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू फिक्स होता है, इसका वैल्यू फिक्स होता है, इसका वैल्यू फिक्स्ड होता है फॉर गिवन सरफेस, फॉर गिवन सरफेस, दिए हुए सरफेस के लिए इसका वैल्यू क्या होता है बच्चों, फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है। जबकि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू वेरिएबल होता है, और ये किसके बराबर होता है, तो अप्लाइड फोर्स के बराबर, लेकिन उसके विपरीत दिशा में होता है। तो अपन लोग दो चीज तो सीख गए। नाउ फ्रिक्शनल फोर्स तो तीन तरह का, एक काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी है। तो ये कब लगता है बच्चों, जरा इसके बारे में देखें। तो कहेंगे दिस फ्रिक्शनल फोर्स स्टार्ट एक्टिंग व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस इन कांटेक्ट एंड अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस इन कांटेक्ट। मस्त बात है कि तीनों फ्रिक्शनल में से एक ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स है जो क्या करता है, तब लगता है जब दो सरफेसेस के बीच रिलेटिव मोशन हो। अगर रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, स्टैटिक। वो बढ़ते 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 कहां तक जाएगा, लिमिट तक जाएगा, उसके बाद फिर मोशन स्टार्ट हो जाएगा, तो कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, काइनेटिक। यही चीज को मैं इस ग्राफ में दिखाने का कोशिश किया हूं। ठीक है बच्चों, इसी ग्राफ को मैं इधर दिखाने का कोशिश किया हूं बच्चों, जरा देखो ध्यान से इधर। अपन देखें इस ग्राफ को, पहले देखेंगे फोर्स बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, बढ़ के मैक्सिमम हुआ। जैसे ही मोशन स्टार्ट हुआ तो ये क्या हो गया, देखो ये फोर्स भी कम हो गया है, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कम हो चुका है। ये काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, ये कौन सा है, ये स्टैटिक, और ये जो वैल्यू है ये एफ के। तो जनरली हम क्या देखेंगे कि जनरली एफ के इज ग्रेटर देन एफ एल, एफ एस। इसको भी मैं बताता हूं, पहले ये इन चीजों को देखो। बढ़ाते गए फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ते गए, जैसे ही मोशन स्टार्ट हुआ अचानक से थोड़ा सा फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा। तब प्रश्न अब ये भी है कि भाई काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से कम क्यों हो गया, कम क्यों हो गया। इनफैक्ट क्या है कि इसका हम माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे। पहले चलो आगे बढ़ते हैं।
This frictional force start acting when there is relative motion between the surfaces in contact and opposes the relative motion between the surfaces in contact. जैसे जरा देखेंगे ध्यान से, ये ब्लॉक है जिसका मास m है और ये इधर की तरफ जा रहा है a एक्सेलेरेशन से। तो इसका अगर कहें कि बताओ इस पर फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, ये ब्लॉक है। देखो यही बच्चे गलती करते हैं, इसको समझ नहीं पाते हैं डायरेक्शन को कैसे निकाले। तो अब इनकी चर्चा हो रही तो दोनों सरफेसेस को जरा ध्यान से देखो, इस ब्लॉक को जरा देखो ध्यान से, ये पॉइंट इसका इसके साथ कांटेक्ट में था और ये ब्लॉक इधर जा रहा है, कोई फोर्स लगा हो, वी डोंट नो। तो बताओ इसके रेस्पेक्ट में ये किधर जा रहा है, टुवर्ड्स राइट। तो बोलेगा भाई तुमको इधर नहीं जाने देंगे, तुमको इधर हम नहीं जाने देंगे। तो इसको पकड़ के इधर की तरफ ही फोर्स एक लगाने लगेगा और मोशन हो रहा है, क्या है, मोशन। तो क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। और फोर्स कभी भी अकेले नहीं आता है, फोर्स हमेशा पेयर में आता है। इसका मतलब कि इस सरफेसेस पर भी ये फोर्स लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, राइट, लगेगा। अच्छा चलो ये तो ऐसे है। अब मैं एक ब्लॉक लेता हूं, जरा देखेंगे ध्यान से, ये ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। अब ऐसे कह रहे हैं कि ये इधर जा रहा है a1 एक्सेलेरेशन से और ये इधर जा रहा है a2 एक्सेलेरेशन से। मुझे पूछा जाए कि अब बताओ कि दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा कौन होगा, स्टैटिक होगा, लिमिटिंग होगा या काइनेटिक। तो अपन बोलेंगे काइनेटिक। जब दो सरफेसेस के बीच रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाए तो लगने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो क्या होता है, काइनेटिक। तो बच्चों ये काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, इसको दिखाना है। तो केस दिया है A1 इज ग्रेटर देन A2, A1 इज ग्रेटर देन A2। देखेंगे A1 इज ग्रेटर देन A2। देखो चीजों को जब समझना है बेसिक तौर से, तो सबसे पहले हम इस तीनों दोनों बॉडी को अलग अलग करके देखते हैं बच्चों, अलग अलग करके देखते हैं। और क्या है, ये ग्राउंड और ये रफ सरफेसेस है। ये क्या है, ये भी रफ सरफेस है, ये भी रफ सरफेस है। अब देखो ये का एक्सेलेरेशन ज्यादा है, ये इधर जा रहा है A1 से, ये इधर जा रहा है A2 से, इसका मास है m1, इसका मास है m2, राइट बच्चों, इसका मास है m1 और इसका मास है m2। तो जरा देखेंगे ध्यान से देखेंगे। अब इसका एक्सेलेरेशन ज्यादा है इसके रेस्पेक्ट में, तो ये जो दोनों कांटेक्ट पॉइंट है, ये कांटेक्ट पॉइंट जरा देखिए, इसको पहले देखो। तो इसके रेस्पेक्ट में ये आगे जाना चाहता है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या कहेगा, बोलेगा तुमको आगे नहीं जाने देंगे। तो इस पर कैसे लगेगा, पीछे की तरफ Fk1। और फोर्सेस हमेशा पेयर में जनरेट होता है बच्चों, तो इस पर कैसे लगेगा, आगे की तरफ Fk2। चलो अब देखो, अब एक ग्राउंड है, तो ग्राउंड तो चल नहीं रहा है और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक, ये कांटेक्ट पॉइंट किधर जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। तो इस पर कैसे लगेगा, इधर की तरफ, वो क्या हो जाएगा Fk2। देखो फोर्सेस हमेशा पेयर में जनरेट होता है, तो इसको भी हम Fk1 ही कहेंगे क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो इधर भी लगेगा, क्या लगेगा बच्चों, Fk2, राइट, क्लियर है, लग गया, ये जो है लग गया फ्रिक्शनल फोर्स। नाउ तो हम समझ गए कि ये डायरेक्शन कैसे निकालते हैं फ्रिक्शनल फोर्स का। नाउ इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो जरा देखेंगे मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज गिवन, सपोज दैट, जरा ध्यान से देखेंगे, एक ब्लॉक में लेता हूं बच्चों, एक ब्लॉक, एक ब्लॉक लेता हूं और इसको रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रख देता हूं, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रख देता हूं और ये ब्लॉक इधर की तरफ एक्सेलेरेटेड है, इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। सपोज दैट कि ये ए एक्सेलेरेशन से जा रहा है, इसका मतलब कोई फोर्स लगा होगा,
हम फोर्स अभी नहीं दिखा, बस जा रहा है इधर, तो दोनों सरफेसेस तो कांटेक्ट में है। तो जब ये जा रहा है तो जरा देखें कि किधर कौन फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ये ब्लॉक हो गया बच्चों, ये ब्लॉक, और ये जिस सरफेस पर रखा गया था वो सरफेस हो गया। जरा देखेंगे ध्यान से। अब बताएं कि ये दोनों सरफेसेस कांटेक्ट में था और ये कांटेक्ट पॉइंट किधर जा रहा है, टुवर्ड्स राइट, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या कहेगा, नहीं जाने देंगे बेटा तुमको। तो लेकिन मोशन तो हो रहा है ना, तो कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। इस पर भी क्या लगेगा बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। और क्या लगेगा, इसके मास के वजह से mg। और क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। इस पर भी क्या लगेगा, देखो ये शुरू से ही मैं एफबीडी इसीलिए सिखा रहा हूं कि अगर आप एफबीडी नहीं सीखेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। बच्चों ये इधर की तरफ ए एक्सेलेरेशन से आ रहा है, राइट। तो जरा कहता है कि ये जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है एफके से जिसको डिनोट करता है, जिसको एफके से डिनोट करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन इन बिटवीन द सरफेसेस इन कांटेक्ट। जब हम इसको हटाएंगे तो एफ के इज इक्वल टू मिलेगा हमको म्यू के इंटू एन। अब ये म्यू के क्या है बच्चों, तो म्यू के है कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, coefficient of kinetic friction, coefficient of kinetic friction। क्लियर है। नाउ अब एक चीज ऊपर हमने जो पढ़ा है, क्या देखा है, क्या देखा है ऊपर में इस ग्राफ में, इन जनरल स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस देन काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, यही पढ़ा। बट एक समय ऐसा आएगा लिमिटिंग कंडीशन में कि ये काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग फोर्स से क्या हो जाएगा, कम होगा, राइट बच्चों। तो चलो इस बात को लिख देते हैं हम लोग, और इससे कुछ हमको हासिल होने वाला है क्या, तो मैं लिखता हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। इन जनरल static frictional force is less than kinetic frictional force, but at limiting condition, limiting condition मैं लिखता हूं, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स is greater than kinetic frictional force implies that Fk is less than Fl। बच्चों अब इसका वैल्यू क्या मिला है, इसका वैल्यू क्या मिला है, एफ के का वैल्यू मिला है म्यू के इंटू 1। मतलब सेम ऑब्जेक्ट के लिए ये तब की बात है जब मोशन स्टार्ट हो गया था, और ये तब की बात है जब मोशन स्टार्ट नहीं हुआ था। तो सेम सिस्टम के लिए नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू चेंज। सेम सिस्टम के लिए जरा देखें बच्चों इधर ध्यान से, चाहे इधर मोशन हो या ना हो, लेकिन यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो तो चेंज नहीं होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा बच्चों, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कैंसल हो गया, तो हमको क्या मिला है, म्यू के इज लेस देन म्यू एस। तो एक कंक्लूजन हमको मिला है, कंक्लूजन क्या मिला है, लिखते हैं द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन
ऑलवेज लेस देन, ऑलवेज लेस देन the coefficient of static friction force, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है बच्चों। नाउ तब प्रश्न ये उठता है कि वाई, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि वाई कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज लेस देन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। आखिर ऐसा क्यों होता है? चलो ये वैल्यू, ये कहां से हमने रिजल्ट निकाला बच्चों? तो ऊपर वाले ग्राफ से आप देखना, लिमिटिंग कंडीशन में लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स काइनेटिक से ज्यादा है, इसका मतलब हमने लिखा और दोनों का वैल्यू हमने लॉ ऑफ फ्रिक्शन से रख दिया। चाहे काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स हो चाहे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स हो, वो कॉन्टेक्ट सरफेस के एरिया पर डिपेंड नहीं करता, ये भी मैंने बात बता दिया। लेकिन प्रश्न अब ये हमसे पूछा जा रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा छोटा होता है, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा छोटा होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। वाई? क्यों? तो बच्चों अब हम आपको दिखाते हैं एक बात। जैसे आप कोई सरफेस देख रहे हैं, ये कोई ब्लॉक है, तो इसका सरफेस जब माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, तो ये कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से। और जो इस पर रखा हुआ जो ब्लॉक है, उसका भी कुछ सरफेसेस इस तरीके से होता है, माइक्रोस्कोपिक व्यू जब देखोगे तब। लेकिन जब दोनों में रिलेटिव मोशन स्टार्ट होता है, तो ये जो लॉक, इंट्रामोलिकुलर लॉकिंग जो है, ये इंट्रामोलिकुलर लॉकिंग, इंट्रामोलिकुलर लॉकिंग, जरा देखें, ये इंट्रामोलिकुलर लॉकिंग मतलब इसके मॉलिक्यूल्स और इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को लॉक करके रखे हैं। तो ये क्या होगा कि टूटेगा, जैसे ही मोशन स्टार्ट होगा तो टूटेगा, और जब टूटेगा तो ये इसका रफनेस थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा, जरा सुनेंगे ध्यान से, क्वेश्चन पूछता है कि वाई द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मेरा आंसर होगा, एज मोशन स्टार्टेड देन the breakage of interlocking of molecules of two surfaces in contact takes place. That's why the coefficient of kinetic friction is less than the coefficient of static friction. कर लेंगे आंसर। जब मोशन स्टार्ट होता है तो इंटरलॉकिंग ब्रेकेज होता है, जो दोनों सरफेसेस हैं एक दूसरे को लॉक कर लेते हैं, तो वो जो लॉक है वो टूटने लगता है, धड़ 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 टूटने लगता है, और जिसके वजह से क्या होता है, इसका वैल्यू, म्यूके का वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है, इसमें स्मूथनेस आ जाती है। तो क्या एक बार अगर मोशन स्टार्ट हो जाएगा फिर से मोशन को बंद कर देंगे तो उसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कम हो जाएगा? नहीं, वो स्वतः फिर से डेवलप हो जाएगा। वो इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से डेवलप होता है। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो इंटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये फिर से ये रेडी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सिर्फ हमको इतना ही बताना है कि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक से कम क्यों होता है। तो हम बोलेंगे जब मोशन स्टार्ट हो जाता है तो ब्रेकेज ऑफ इंटरमोलिकुलर लॉकिंग टेक्स प्लेस, breakage of intermolecular locking takes place. That's why the coefficient of kinetic friction is less than the coefficient of static friction. And दूसरी बात हम कहेंगे कि hence we can say, इस बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू है वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से कम होता है। कौन सा? तो लिमिटिंग कंडीशन में। तो एक उल्टा क्वेश्चन अब आपसे पूछेगा कि बच्चों जब मोशन स्टार्ट हो जाता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम क्यों होता है? तो हम क्या बोलेंगे? क्योंकि म्यू के इज लेस देन म्यू एस, क्योंकि म्यू के इज लेस देन म्यू एस। अब म्यू के इज लेस देन म्यू एस, तो उसका भी आंसर हम लोग जान चुके हैं। चलो ये तो कॉन्सेप्ट था फ्रिक्शन का, अब इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं, इस पर प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग करके देखते हैं बच्चों। चलिए, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम।
एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। देखेंगे एक ब्लॉक रखा हुआ है रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, एक ब्लॉक, और ये ब्लॉक 4 kg का है, ये ब्लॉक 4 kg का है, और इस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है F, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है F, राइट। तो और इसकी जो डिग्री ऑफ रफनेस है म्यू, उसका वैल्यू दिया गया है 0.5, 0.5 बहुत ज्यादा, 0.5 बहुत ज्यादा डिग्री ऑफ रफनेस। देखो इस डिग्री ऑफ रफनेस को ही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दो तरह का होता है, एक स्टैटिक और एक काइनेटिक। इनफैक्ट कभी कभी एक ही वैल्यू देता है, कभी कभी एक ही वैल्यू दे, अब कुछ नहीं दे, इसको क्या समझेंगे, इसको समझेंगे एवरेज वैल्यू है स्टैटिक का और किसका, काइनेटिक का। तो कह रहा है ये कैसा सरफेस है, तो सरफेस है रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो कह रहा है फ्रॉम फिगर शोन, from figure shown find, from figure shown find, पहला acceleration of the block, acceleration of the block, दूसरा frictional force acting on the block, on the block, इस ब्लॉक पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना एक्ट कर रहा है ये मेरे को बताना है, ठीक है। When, अब क्वेश्चन है when F is equal to A, when F is equal to 10 Newton, B F is equal to 20 Newton, and C F is equal to 100 Newton। ये 3 क्वेश्चन दिया है, चलो देखते हैं। जब कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सबसे जो मेरा पहला कर्तव्य है, जब कभी भी फ्रिक्शनल फोर्स का क्वेश्चन आए, चाहे फोर्स का ही क्वेश्चन आए, तो बीइंग अ न्यू स्टूडेंट, बीइंग अ लर्नर, अगर आप लर्नर हैं, बिगिनर हैं, नया नया सीख रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को जरूरत नहीं है इसकी, आपको जरूरत है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो चलो बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं। ये रहा ब्लॉक और ये रहा ग्राउंड। अब दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया है, तो फोर्स आप इधर लगा रहे हो ऐसे, तो टेंडेंसी ऑफ मोशन किधर होगा, टेंडेंसी ऑफ मोशन किधर होगा, ऑब्वियस है कि टेंडेंसी ऑफ मोशन इधर होगा। इसका मतलब कि ये जो दोनों सरफेसेस कांटेक्ट में थे, इसके इस दोनों के सरफेसेस जो कांटेक्ट में थे, राइट, तो ये इसके रेस्पेक्ट में किधर जाना चाहेगा, टुवर्ड्स राइट, तो फ्रिक्शन फोर्स कहेगा बेटा नहीं जाने देंगे, ये फ्रिक्शन फोर्स। अब हम फ्रिक्शन फोर्स लिख रहे हैं क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं है कि ये स्टैटिक है कि लिमिटिंग है कि काइनेटिक है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये तो फोर्सेस हमेशा पेयर में जनरेट होता है, इसका मतलब कि इधर भी लगेगा, इस सरफेस पर भी लगेगा। कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स, सर अभी कुछ नहीं कर सकते। अब उसके बाद क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, इधर है नॉर्मल रिएक्शन और इधर है नॉर्मल रिएक्शन। और भी क्या है बच्चा, इसका मास m है, तो इसके मास m के वजह से क्या लगेगा, नीचे mg। m का वैल्यू दिया हुआ है, m का वैल्यू दिया है 4 kg, वो अपन जानते हैं, m का वैल्यू देखो 4 kg दिया हुआ। सुनो, तो कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स निकालेंगे, जब क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स निकालो। क्या निकालो, लिमिटिंग फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स।
तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। सर ये क्यों कर रहे हो? ताकि इस लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स को देखते ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि मोशन होगा कि नहीं। ये अप्लाइड फोर्स अगर इस लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा नहीं होगा, जस्ट बराबर या ज्यादा नहीं होगा थोड़े से, तो मोशन नहीं होगा। तो हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? म्यू एस इंटू एन। लेकिन सर एन का तो हमको पता नहीं है, एन कैसे निकालेंगे? तो फॉर एन बोलो हम क्या लिखेंगे? नेट फोर्स एलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि मोशन एलोंग एक्स एक्सिस हो सकता है, होने वाला है, एलोंग वाई एक्सिस नहीं हो सकता है। तो ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? एन, नीचे की तरफ क्या लग रहा है? एम जी इज इक्वल टू क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। सो एन बराबर क्या हो जाएगा? एम जी। सो एफ एल बराबर क्या होगा? एफ एल बराबर, ठीक है, तो एफ एल बराबर क्या होगा बच्चों? एफ एल बराबर हो जाएगा म्यू एस इंटू एन। म्यू एस का वैल्यू कितना है बच्चों? म्यू एस का वैल्यू सिर्फ म्यू करके दिया हुआ है, तो हम समझ जाएं कि ये म्यू एस भी है म्यू के भी है, कुछ नहीं कह रहा है, तो ये सबका डैडी है, एवरेज वैल्यू। तो क्या लिखेंगे? 0.5 इंटू एम जी, एम जी, तो 0.5 एम का वैल्यू है 4 और जी का वैल्यू है 10, तो ये कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन। अब इसके मोशन के लिए क्या होना चाहिए? फॉर द मोशन, फॉर द मोशन, इसके मोशन के लिए बच्चों ये जो अप्लाइड फोर्स है शुड बी ग्रेटर देन क्या? एफ लिमिटिंग। अच्छा, अगर बराबर हो जाए तो ये अप्लाइड फोर्स अगर बराबर हो जाए किसके? एफ लिमिटिंग के, तो ए क्या होगा? इस पर एफ नेट क्या हो जाएगा? 0। तब एफ नेट क्या हो जाएगा? 0। अगर मोशन हो भी गया तो कैसा होगा? या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा या तो रेस्टिंग होगा, एक्सेलरेटेड नहीं होगा, एक्सेलरेटेड नहीं होगा। इसलिए मोशन के लिए क्या होना चाहिए? एफ अप्लाइड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो फर्स्ट केस में कह रहा है, फर्स्ट केस में कह रहा है कि एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन, एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो यहां हम क्या देख रहे हैं? एफ इज लेस देन एफ एल, सो नो मोशन। क्या होगा? नो मोशन, मोशन ही नहीं होगा, इसका मतलब एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? 0। तो चलो एक्सेलेरेशन तो 0 हो जाएगा, लेकिन अब कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा बच्चों? नाउ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग। तो जब स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग करेगा तो एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। तो कौन सा अप्लाइड फोर्स माइनस स्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू 0? किस ब्लॉक पर? इस ब्लॉक पर। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है अब वो क्या हो जाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो मैं रखता हूं बच्चों, रखता हूं, एफ कितना है? 10 न्यूटन माइनस एफ एस इज इक्वल टू 0। सो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितना मिला हमको? 10 न्यूटन। जब बच्चों ये बनाने की जरूरत नहीं थी, ये बना दिए, अलग बात है। आज के बाद सुनो कान खोल के, अगर मोशन नहीं हो रहा है, अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से कम है, तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्ट वैल्यू लिख दो, जो अप्लाइड फोर्स किसके? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है, ऐसा नहीं कि किसी एंगल पर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है, जो इसके मोशन के डायरेक्शन में जो लग रहा है फोर्स, जस्ट उसके अपोजिट। तो आप निकाल लेंगे, निकल जाएगा ऐसे। हालांकि ये निकालने का जो है सही तरीका है, नाउ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग एफ नेट इज इक्वल टू 0 किधर? एलोंग एक्स एक्सिस, एलोंग एक्स एक्सिस। जिधर हम मोशन की बात करेंगे उधर लगाएंगे इसको। नाउ सेकेंड बी, ये ए है, ए है, ये ए है। नाउ बी कह रहा है, बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है कि एफ इज इक्वल टू 20 न्यूटन, एफ इज इक्वल टू 20 न्यूटन। तो क्या मोशन होगा? मोशन के कगार पर होगा। नाउ हियर एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एल, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो गया। तो ऑब्जेक्ट इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन,
सो ऑब्जेक्ट इज ऑन द वर्ज टू मूव। ऑब्जेक्ट मूव करने के कगार पर है बच्चों, लेकिन मोशन अभी नहीं हुआ है। मोशन अभी, इससे थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ाएंगे मोशन हो जाएगा। तो अभी भी एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, 0। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा लिमिटिंग, और लिमिटिंग का वैल्यू मैं निकाल चुका हूं 20 न्यूटन। ठीक है, नाउ थर्ड सी में कह रहा है कि एफ अप्लाइड इज इक्वल टू, जरा देखेंगे एफ अप्लाई, अच्छा फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा कैसे लगेगा ये आपको पता चल चुका है। एफ अप्लाइड 100 न्यूटन, ये 100 न्यूटन का रहा हो गया 100 न्यूटन। तो हियर एफ इज ग्रेटर देन एफ एल, सो ऑब्जेक्ट हैव एक्सेलेरेशन। और तब क्या लिखेंगे बच्चों, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। एफ नेट जो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में लगेगा उसको ड्राइविंग फोर्स, जो एक्सेलेरेशन के अपोजिट लगेगा उसको अपोजिंग फोर्स, मास 4 है इंटू ए। सर कैसे निकालेंगे, तो सर अब एफ के का वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे म्यू के इंटू एन। इत्तेफाक से म्यू के का वैल्यू नहीं दिया है, इत्तेफाक से म्यू के का म्यू का वैल्यू दिया है, तो म्यू रख दे अगर क्वेश्चन में तो उसको म्यू एस भी समझेंगे म्यू के भी समझेंगे। तो बच्चों क्या लिखेंगे, 100 माइनस म्यू के का वैल्यू है 0.5 इंटू कितना 40 इज इक्वल टू 4 इंटू ए। तो 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 4a, सो a इज इक्वल टू 80/4, मतलब कितना, बहुत हाई एक्सेलेरेशन हो जाएगा जी, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चनों को करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, बट आज की क्लास को मैं यही रखना चाहता हूं। सो अगले क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर टुडे क्लास। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं।